तो स्वागत है दोस्तों डे 61 ऑफ आवर डेली पीवाईक्यू रिसर्च प्रोग्राम में। ये हमारा एक प्रोग्राम है शॉर्ट वीडियोस का प्रोग्राम, जिसमें यूपीएससी के द्वारा वेरियस एग्जाम में पूछे गए जो उनके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस होते हैं उनके ऑप्शंस पे हम रिसर्च करते हैं, उन्हें अटेम्प्ट करने की कोशिश करते हैं और कुछ एक टिप्स हैं, कुछ हिंट्स हैं, उनको फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं कि यूपीएससी का एग्जामिनर कहाँ आपसे खेला कर रहा है। तो ये कंबाइंड जियो साइंटिस्ट का इस साल का 2024 का पेपर है दोस्तों। और मैं आपको हाईली रिकमेंड करूंगा कि जो आने वाला सीडीएस एग्जाम है, राइट, जो कि सीएससी से पहले होता है, और ये कंबाइंड जियो साइंटिस्ट का एग्जाम बेसिकली यूपीएससी सीडीएस सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन प्रीलिम्स से पहले जितने भी बाकी एग्जाम कंडक्ट करवाएगा उनके उनके क्वेश्चन पेपर को अच्छे से एनालाइज जरूर कीजिएगा, क्योंकि ये हमें हिंट देते हैं कि एग्जामिनर सीएससी में कहाँ से क्वेश्चन पूछने वाला है। और कम से कम इन 2-3 पेपर से आपके 8 से 10 क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है, डायरेक्टली इनडायरेक्टली उन्हीं थीम्स से यूपीएससी ने आगे भी क्वेश्चन पूछे होते हैं। ये देखिए, कंबाइंड जियो साइंटिस्ट में पूछा हुआ यूपीएससी का फेवरेट टीम पे पूछा हुआ क्वेश्चन, ठीक है। वो इन्हीं सब चीजों से क्वेश्चन पूछते हैं कि कहाँ से इक्वेटर कहाँ से पास हो रही है, ये जो प्राइम मेरिडियन है ये कहाँ से पास हो रहा है। यहाँ पे भी इन्होंने यही क्वेश्चन पूछा हुआ है। थोड़ा टिपिकल है भाई साहब, थोड़ा टिपिकल है। अगर आपको मैप की अच्छी नॉलेज नहीं है तो आप इस क्वेश्चन को बहुत इजीली नहीं लगा पाएंगे, राइट, कि इनमें से कौन सी वो कंट्रीज है जिसके थ्रू आपकी प्राइम मेरिडियन जो है वो पास नहीं हो पा रही है। मैप की अच्छी नॉलेज, ठीक है, अगर आपके पास है तो अदरवाइज भी आपको ये तो पता ही होगा कि इंग्लैंड से ये गुजर रही है। नाम ही इसका ग्रीनविच जो लाइन है उसका नाम ही इसीलिए है क्योंकि इंग्लैंड के ग्रीनविच, ठीक है, उस एरिया से ये गुजर रही होती है। तो वन को तो हटा ही दो आपके पास, अब ऑप्शन एलिमिनेट करके आप यहाँ पहुंच गए। फिर किसी को अगर पता है कि फ्रांस से गुजरती है तो गुजरती है, अदरवाइज नहीं पता है तो वो फिर से इसमें उड़ जाएगा। पोर्चुगाल ना एक्चुअल ये बहुत ही पीछे आ जाता है। ये देखो, ये आपकी लाइन, ये आपकी लाइन क्रॉस कर रही है, राइट, और जीएमटी पोर्चुगाल इधर है, ठीक है। स्पेन से ये गुजर रही है, फ्रांस से गुजर रही है, यूके से गुजर रही है, लेकिन पोर्चुगाल इधर पड़ता है, इसलिए यहाँ से नहीं गुजर रही होती है ये। तो जितने भी इसके, ठीक है, जितनी भी इसकी जो कंट्रीज है उसकी ट्रिक यहाँ पे मुझे मिली कि तुम सब फ्रांस चले गए, ठीक है। टी से टोगो, यू से यूके, एम से माली, एस से स्पेन, ए से अल्जीरिया, बी से बुर्किना फासो, फ्रांस और घाना। तो ये वो कंट्रीज है जहां से आपकी ये जो है प्राइम मेरिडियन गुजर रही है। ये वो सारी कंट्रीज है, ठीक है। टोगो, घाना, बुर्किना फासो, माली, अल्जीरिया, स्पेन, फ्रांस, यूके। अब देखो यूके में इस एरिया में इस पर्टिकुलर एरिया को हम कहते हैं, ठीक है, इस पर्टिकुलर एरिया को हम कहते हैं स्कॉटलैंड। तो स्कॉटलैंड से ये गुजर नहीं हो रही होती है, इसीलिए ये क्वेश्चन इतने डेप्थ के क्वेश्चन पूछ रहा है, अल्टीमेट लेवल के क्वेश्चन पूछ रहा है यूपीएससी इवन उन एग्जाम्स में जिन्हें हम कंसिडर करते हैं कि ये सबऑर्डिनेट एग्जाम होंगे, लेकिन एक्चुअल में यूपीएससी का कोई एग्जाम अब सबऑर्डिनेट नहीं रह गया है। सबको बराबर इज्जत से देखना शुरू कर दीजिए, तो यही करके आप जो है आंसर इसमें लगा पाएंगे कि राइट, कि नॉट पासिस थ्रू। तो ये आपका पोर्चुगाल और स्कॉटलैंड होगा। कौन होगा? 3 और 4, राइट। सो दिस इज द आंसर। आगे बढ़ते हैं। ऐसा ही एक क्वेश्चन वो नॉर्मली हमसे पूछता है अगेन सबऑर्डिनेट एग्जाम्स में, जिसमें सीएपीएफ, सीडीएस वगैरह, एनडीए वगैरह एग्जाम है, उसमें ये पूछते हैं कि जो भारत की डेडलाइन है, पहला तो ये पता होना चाहिए कि ये कौन सी लाइन है। तो ये 82.30 डिग्री ईस्ट, ये हमारे यहाँ पे इंडियन जो मीन टाइम है उसकी ये एक लाइन है, ठीक है। दूसरी बात, ये कौन-कौन सी स्टेट से गुजर रही है और कितनी स्टेट से, तो याद रखना ये 5 स्टेट से, आपका यूपी हो गया, एमपी हो गया, आंध्र प्रदेश हो गया, उड़ीसा हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया। बिहार में नहीं घुस रही है, ये याद रख लेना, ठीक है। और ये भी याद रखना कि मिर्जापुर जो है ये बिहार में नहीं आता है। समझ रहे हो? अदरवाइज आदमी ने सीरीज देख रही होती है और फिर उन्हें लगता है कि मिर्जापुर बिहार में ही होगा, यूपी में आ रहा होता है ये। क्लियर? तो ये भी आपको पता होना चाहिए। आप मुझे उन सारी स्टेट्स का नाम बताएँगे। चलो ये ज़्यादा हो जाएगा। आप मुझे वो रिवर का नाम बताएँगे जो कि इंडिया में एग्ज़िस्ट करती है और जो आपके ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है उसको 2 बार काटती है। आप मुझे कमेंट सेक्शन में उसका नाम बताएँगे। देखिए ये एक अगला क्वेश्चन है, ठीक है। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेसेस डिस्क्राइब्स द मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स और मॉलिक्यूल्स फ्रॉम ए रीजन ऑफ हायर कंसंट्रेशन टू अ रीजन ऑफ लोअर कंसंट्रेशन, ठीक है। मतलब हाई कंसंट्रेशन के एरिया से लो कंसंट्रेशन के एरिया के लिए अगर कोई चीज मूव कर रही है तो उस पर्टिकुलर प्रोसेस को आप क्या कह रहे होते हैं, ठीक है।
तो ऑप्शन ये है, किसी को पता है, नहीं पता है, नहीं पता है, नहीं पता है। डिफ्यूजन, ऑस्मोसिस, ठीक है, प्लाज्मोलाइसिस एंड डी प्लाज्मोलाइसिस। एक्चुअली ये दोनों ना ये सेल स्ट्रक्चर से बिलोंग करते हैं, ठीक है। ये दोनों टर्म्स, प्लाज्मोलाइसिस क्या होता है बेसिकली कि जब ये, ठीक है, सेल के अंदर से जब ये वाटर के प्रेशर की वजह से बाहर का जो सेल मेम्ब्रेन है ये इससे अलग हो जाए, उसे हम प्लाज्मोलाइसिस कहते हैं। अब कई बार ऐसा भी होता है कि वाटर सेल के अंदर आने की कोशिश कर रहा होता है बाहर से, तो उसकी वजह से ये जो सेल की मेम्ब्रेन है बाहर की, वो चिपक जाती है, समझ रहे हो? तो इसे हम कहते हैं डी प्लाज्मोलाइसिस। तो प्लाज्मोलाइसिस मेम्ब्रेन का अलग होना, डी प्लाज्मोलाइसिस मेम्ब्रेन का उसमें, ठीक है, सेल में वापस जुड़ जाना। तो ये तो सेल से रिलेटेड नॉर्मली हम पढ़ते हैं। ये डिफ्यूजन इज द आंसर, राइट? क्योंकि यहाँ बिना किसी पर्टिकुलर मैटर की बात हो रही है। आम आदमी ऑस्मोसिस ही लगाएगा क्योंकि उसको आरओ आ रहा होगा, रिवर्स ऑस्मोसिस याद आ रहा होगा कि हाँ यार इसमें ना रिवर्स होता है। तो ये नॉर्मल आदमी इसमें ऑस्मोसिस लगा सकता है, लेकिन एक्चुअल में इसका आंसर डिफ्यूजन है। एक्चुअली ऑस्मोसिस और ओ हाँ, सो दिस इज द बेसिक डिफरेंस कि डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस के बीच डिफरेंस क्या है। डिफ्यूजन इज बेसिकली जो भी सब्सटेंस है, नॉर्मल सब्सटेंस, ठीक है, जिसमें फॉर एग्जांपल कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, वाटर, फूड सब्सटेंस, वेस्ट वगैरह हो गया, यूरिया एटसेट्रा। तो नॉर्मल आम सब्सटेंस जो है वो जब हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ मूव कर रहा होता है तो उसे हम डिफ्यूजन कहते हैं। कोई भी एक्सटर्नल एनर्जी आपको इसमें देने की कोशिश, आपको कोई जरूरत नहीं, ठीक है, पड़ती है। ये नॉर्मली हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ खुद मूव करेगा, राइट? फॉर एग्जांपल अगर मैं एक सिंपल सा एग्जांपल दूं कि ठीक है, कि अगर कोई घना पदार्थ है, राइट, कोई भारी पदार्थ है, फॉर एग्जांपल एक तरफ आप, ठीक है, ये मान लो कि ये आपका इधर ठीक है, ऑयल है, ठीक है, इधर आपका ये पानी है, पानी का टैंक है। तो ये राइट, या फिर कुछ ऐसे मान लो कि ये एक पानी का टैंक है, बाहर सब खाली है, तो बाहर तो जीरो ही कंसंट्रेशन है लगभग पानी की, अंदर आपका एक टैंक है। तो क्या होगा कि ये टैंक से कई बार लीकेज भी हो जाती है पानी की। आई डोंट नो मैं एप्रोप्रिएट एग्जांपल दे रहा हूँ कि नहीं। तो वो जो टैंक से लीकेज हो रही है बाहर के लिए, लो कंसंट्रेशन के एरिया के लिए, वो खुद हो रही है, ठीक है, बाहर से अंदर से बाहर की तरफ ये प्रेशर चल रहा है। या फिर एयर के ही एग्जांपल ले लो, हाई कंसंट्रेशन की एयर मतलब वहाँ पे डेंस एयर होगी बहुत ज़्यादा, फॉर एग्जांपल पोलर एयर होती है। तो पोलर एयर नीचे आने की कोशिश करती है जहाँ पे कम डेंस एयर हो। सो ये भी एक एग्जांपल है, कुछ इस तरीके के एग्जांपल है जहाँ पे डिफ्यूजन आपका काम कर रहा होता है। ऑस्मोसिस पर्टिकुलरली वाटर के लिए, ठीक है, यही प्रिंसिपल जब वाटर पे लागू हो तो उसे हम ऑस्मोसिस कहते हैं। एक होता है एक्टिव ट्रांसपोर्ट। देखो इन दोनों में आपको बाहर से कोई एनर्जी देने की जरूरत नहीं पड़ती है। कुछ होते हैं एक्टिव ट्रांसपोर्ट, फॉर एग्जांपल अगर प्लांट के रूट्स को मिनरल आयन कोई एक्सट्रैक्ट करने हो, या फिर है ना ग्लूकोज का ट्रांसपोर्टेशन आपकी बॉडी में है ना, या फिर इवन आपके, ठीक है, पौधे में अगर कोई ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है तो उसमें एनर्जी लगती है, बाहर से आपको एडिशनल एनर्जी उस प्रोसेस में देनी पड़ती है, उसे हम एक्टिव ट्रांसपोर्ट कहेंगे। तो यहाँ से हो सकता है अदर एग्जाम्स में इस तरीके के कोई क्वेश्चन पूछे जाए। ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना यहाँ पे कुछ फिल्ट्रेशन टेक्नोलॉजी मैंने साथ में लिंक करने की कोशिश करी। आरओ, यूवी, यूएफ। आरओ इज रिवर्स ऑस्मोसिस, यूवी इज अल्ट्रावायलेट और यूएफ इज अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। आम आदमी को लगेगा कि इसमें अल्ट्रा फिल्ट्रेशन बेस्ट है या फिर मोस्ट सिक्योर्ड है। एक्चुअल में ऐसा नहीं है, क्योंकि आम आदमी को जो लगता है वो एक्चुअल में सत्य नहीं होता है, ठीक है। ये जो आरओ है बेसिकली रिवर्स ऑस्मोसिस, ये इसी ऑस्मोसिस के प्रिंसिपल पे ही काम कर रहा होता है, ठीक है। बीच में एक मेम्ब्रेन होगी और इलेक्ट्रिसिटी का पुश लगा करके, तो जो लो कंसंट्रेशन वाला वाटर है उसको, ठीक है, उसको एक्चुअल में रिवर्स इसमें ऑस्मोसिस करवा दिया जाता है। ऑस्मोसिस का बिल्कुल उल्टा रिवर्स ऑस्मोसिस, ठीक है। और इसमें इलेक्ट्रिसिटी का कंजम्पशन होता है क्योंकि वाटर को मेम्ब्रेन के थ्रू पुश करना होता है दूसरी साइड तक, ताकि जो इम्प्योरिटीज है वो मेम्ब्रेन की एक तरफ आपकी जो है स्टोर हो सके, राइट। अब आरओ जो है ये काफी सिक्योर रहता है। आरओ काफी एक तरीके से जो इवन आपके किल्ड बैक्टीरिया हुए, ठीक है, या फिर आपके जो पानी के अंदर घुली हुई इम्प्योरिटीज है उनको भी आरओ दूर कर सकता है। और ये जो यूवी है ये उन इम्प्योरिटीज को दूर नहीं कर सकता है, घुली हुई इम्प्योरिटीज को, राइट। या फिर फॉर एग्जांपल ये बैक्टीरिया को मार तो सकता है, ठीक है, है ना, बैक्टीरिया वगैरह को, वायरसेस वगैरह को मार तो सकता है उनको अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस का यूज करते हुए, लेकिन ये उनको अलग नहीं कर सकता पानी से। इसका बेसिक पर्पज ही यही होता है कि बैक्टीरियल जो इन्फेक्शन एटसेट्रा है उनको ये मार सके, राइट। तो
इससे कोई आपके कंकड़ पत्थर वगैरह या फिर जो घुली हुई इम्प्योरिटीज है वो अलग नहीं हो रही होती है। इलेक्ट्रिसिटी इन दोनों में कंज्यूम हो रही होती है। लेकिन ये जो यूएफ है, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, ये एक तरीके का आरओ ही है, राइट? इसमें भी मेम्ब्रेन ही यूज हो रही होती है, लेकिन ये जो मेम्ब्रेन है ये आरओ की तरह इतनी पतली नहीं है, राइट? तो इसमें आपको अगर कोई पानी अ, आपको फ़िल्टर करना है तो वो नेचुरली इसमें फ़िल्टर हो रहा होता है, बिना इलेक्ट्रिसिटी के भी ये फ़िल्टर कर देता है। बट ये इतना पावरफुल नहीं होता है यूएफ की टेक्नोलॉजी कि घुली हुई इम्प्योरिटीज़ को दूर कर सके। जो थोड़ी बड़े-बड़े साइज़ की आपकी इम्प्योरिटीज़ होगी, उसे तो ये ठीक है, छान लेगा, लेकिन जो छोटे साइज़ की या फिर जो घुली हुई जो मिक्सचर बन चुका है, वो उस चीज़ को दूर नहीं कर सकता है, करेक्ट? सो दिस इज़ द प्राइमरी डिफरेंस बिटवीन आरओ, यूवी, यूएफ। इन दोनों में इलेक्ट्रिसिटी मैंडेटरी है, ये बिना इलेक्ट्रिसिटी के भी आपके चल सकता है, राइट? ये एंटी बैक्टीरियल फंक्शंस बहुत अच्छे से कर सकता है, लेकिन आरओ जो है, ये घुली हुई इम्प्योरिटीज़ को दूर करने में ज़्यादा अपना बेहतर रोल प्ले करता है। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। तो जो नए लर्नर है उन्हें बता दें कि साइंस एंड टेक, अगर अगेन ये बहुत स्टैटिक नेचर का है, यूपीएससी, सीएससी में ये ज़्यादा रेलेवेंट है कंपेयर टू ये वाली स्टोरी जो हमने नीचे पढ़ी, क्लियर? तो ये बात आप ध्यान में रख लो। अगर आप चाहते हैं कि साइंस एंड टेक का जो कोर्स है 28 फ़ेब से शुरू हो रहा है, लाइव लेक्चर होंगे, आपको इसकी रिकॉर्डिंग्स भी मिलेगी, राइट? तो आप एनरोल कर सकते हैं। अगर आप एनरोल करना चाहते हैं तो ₹2000 में आप एनरोल कर सकते हैं। मुझे यहाँ पे टेलीग्राम पे आप मुझे हेल्प हब 007 इस पे आप मैसेज कर सकते हैं। पिछले साल भी मैंने यही सीरीज़ ली थी, सिर्फ़ 9 घंटे की सीरीज़ थी, और ये वीडियो आप जाकर के देख सकते हैं, मैं कमेंट सेक्शन में पिन भी कर दूँगा। विद प्रूफ मैंने इसमें बताया हुआ है कि 80% जो क्वेश्चन है वो डायरेक्ट हिट, डायरेक्ट मतलब वर्ड टू वर्ड वो प्रीलिम्स में आए हुए थे। तो हो सकता है आपके लिए, अगर आपका साइंस एंड टेक उतना बेहतर नहीं है, ये थोड़ा हेल्पफुल हो। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे बताया हुआ है कि आफ्टर अ फ्यू डेज ऑफ सोइंग, ठीक है, ये सिचुएशन बेस्ड कुछ इस तरीके के क्वेश्चन यूपीएससी पूछ लेता है कि मान लीजिए आपने अगर मक्की के दाने जो है वो बीज दिए सॉइल में, इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर पोजीशन, उल्टे बीजे हों, सीधे बीजे हों, इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर पोजीशन, जो रेडिकल है इट ऑलवेज ग्रोज डाउनवर्ड्स, एंड वेयरएज द कैलियोप्टाइल, ये जो है ये हमेशा ऊपर की ओर बढ़ता है। अब किसी को अगर रेडिकल पता है, कैलियोप्टाइल पता है, ये क्या चीजें हैं बेसिकली, रेडिकल वो है जिससे रूट निकलती है सिंपल टर्म्स में, है ना? और ये वो है जिससे आपका स्टेम वगैरह, पत्ते वगैरह निकल रहे होते हैं। ऐसा क्यों होता है कि मान लो आपने बीज उल्टा बोआ या फिर सीधा बोआ, ये रेडिकल नीचे ही जाएगा, ऊपर नहीं जाएगा। तो इस पूरे प्रोसेस को हम कहते हैं जियोट्रॉफिज्म एक्चुअल में। फोटोट्रॉफिज्म क्या होता है कि जब पौधा आपके सनलाइट को फॉलो कर रहा हो, राइट? जब पौधा आपके सनलाइट को फॉलो कर रहा हो तो उसे हम फोटोट्रॉफिज्म कहते हैं, राइट? तो दूसरा हाइड्रोट्रॉफिज्म क्या है, जब पौधे की जड़ें बेसिकली जहां जहां इसे पानी दिखे उस तरफ को मुड़ जाए, हाइड्रोट्रॉफिज्म मतलब उसकी तरफ ये जा रहा है। कीमोट्रॉफिज्म, मान लीजिए कुछ पौधे को एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ केमिकल की जरूरत पड़ती है, वो उसे जमीन में किसी एक साइड में मिला तो इसकी जड़ें उस तरफ चली जाएगी, ठीक है? दैट इज बेसिकली योर कीमोट्रॉफिज्म। जियोट्रॉफिज्म इज, इट कैन बी पॉजिटिव एंड नेगेटिव। जियोट्रॉफिज्म इज जब पौधा अपनी जो ठीक है, जो इसकी संरचना है बेसिकली, ये होता है आपका, ये होती है वो सारी चीज़ें, ये आपका रेडिकल है, ठीक है? और ये आपका, ये वो, राइट, ये आपका रेडिकल है और ये आपका कैल्यूपटाइल है, जिससे आपकी पत्ती वगैरह ऊपर निकलती है, राइट? तो पॉजिटिव जियोट्रॉपिज्म में क्या होता है कि जो जो आपकी अर्थ की ग्रेविटी की तरफ को आपकी एक एक तरीके से पौधे का बिहेवियर रहे, उसे हम पॉजिटिव जियोट्रॉपिज्म कहते हैं। मतलब जड़ों का नीचे जाना, मतलब ग्रेविटी को फॉलो करना है, तो इसे हम पॉजिटिव जियोट्रॉपिज्म कहेंगे। जो ग्रेविटी अगेंस्ट काम कर रहा है वो होता है आपका ये कैल्यूपटाइल, ये ग्रेविटी के अगेंस्ट काम कर रहा है और इसमें नेगेटिव जियोट्रॉपिज्म आपका चलता है। तो ऊपर जो चीज आ रही है नेगेटिव, नीचे जो चीज आ रही है पॉजिटिव। क्यों? क्योंकि ग्रेविटी के अगेंस्ट या फिर फेवर में ये काम कर रहे हैं, राइट? क्लियर? सो दिस इज बेसिकली योर जियोट्रॉपिज्म। फंडामेंटल सा कॉन्सेप्ट है, राइट? आप इसे फॉलो कर सकते हैं। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द टेक्निक ऑफ ज्वाइनिंग पार्ट्स ऑफ टू प्लांट्स टू फॉर्म ए कॉम्पोजिट प्लांट? अगेन लेयरिंग, ठीक है, ग्राफ्टिंग, कटिंग, बडिंग, ये कुछ टेक्नोलॉजीज है। वो ना आपसे सीधा यहाँ से पूछ सकता है कि ये जो टेक्नोलॉजीज है, स्पेशली फॉर एग्जांपल वो आपसे पूछ ले लेयरिंग एट बडिंग, ये जो है रिसेंट में टेक्नोलॉजीज कुछ एक, राइट,
कुछ एक टेक्निक्स हैं जो कि रिसेंट में न्यूज़ में है, बताइए कि ये एक्चुअल में क्या है? फॉर एग्ज़ाम्पल 2020 में इन्होंने एक बार पूछ लिया था कि जो आर्टिफ़िशियली कल्चर्ड मीडियम है, उसमें हम ठीक है, आर्टिफ़िशियली प्रोपेगेट कर सकते हैं किसी भी पर्टिकुलर कल्चर को, राइट? तो उससे रिलेटेड उन्होंने एक ऐसा क्वेश्चन पूछ लिया था। ऐसे ही यहाँ पे भी पूछ सकते हैं। लेयरिंग बेसिकली क्या होता है, मान लीजिए ये एक पौधा है, तो इसकी टहनी को आपने कुछ ऐसे मॉडिफ़ाई कर लिया, ठीक है, नॉर्मली इसकी एक टहनी को आप नीचे ज़मीन के पास, है ना, मिट्टी के पास इतने ला देते हैं कि इसमें जड़ें बनने लग जाए, ठीक है? और यहाँ से एक नया पौधा इसी की टहनी से आ जाएगा। इसे हम कहते हैं लेयरिंग, इसकी लेयरिंग करना, ठीक है? इसी की टहनी से नया पौधा निकाल देना, दैट इज़ योर लेयरिंग। ग्राफ्टिंग क्या होता है बेसिकली? ग्राफ्टिंग इज़, मान लीजिए ये आपका पौधा है, इसका ये आपने, ठीक है, ये रूट इसका काट दिया, इसका, है ना, इसका जो रूट स्टॉक है वो वही रहेगा, ऊपर से आपने इसमें नया ग्राफ्ट डाल दिया एक दूसरे पौधे का, सो दैट इज योर ग्राफ्टिंग, दूसरे पौधे की कलम लगा दी। बडिंग क्या होता है भाई साहब? बडिंग ना नॉर्मली कई तरीके की होती है, फॉर एग्जांपल चिप बडिंग होती है। आप, ये आपका मेन पौधा है, इसका आपने छाल यहाँ से उतार दी, खाल उतार दी और इसमें आपने एक बड लगा दिया यहाँ पे, दैट इज योर बडिंग। ये बिल्कुल ग्राफ्टिंग की तरह होता है। लेकिन अब क्योंकि यहाँ पे पूछा हुआ है कि कॉम्पोजिट प्लांट कहाँ से कहाँ निकलेगा, मतलब ओरिजिनल प्लांट भी रहे और एक नया जो आपने प्लांट स्पीशी निकाली है वो भी निकले, तो मेरे ख्याल से इसका आंसर बडिंग होना चाहिए। अगर कोई एक्सपर्ट है, ठीक है, एग्रो फॉरेस्ट्री वगैरह का, जिसने भी यहाँ पे कुछ किया हुआ है, अगर इस मामले में फॉरेस्ट वो कोई एक्सपर्ट है तो बताइए प्लीज कि इसका आंसर एक्चुअल में क्या होना चाहिए। होगा तो इनमें से ही एक, या तो ग्राफ्टिंग में या फिर बडिंग में। कटिंग तो है ही नहीं, ठीक है, ये तो प्रूनिंग होता है इस चीज की करना। तो जो बडिंग है, आई बिलीव बडिंग शुड बी द आंसर। अगर कोई कंफर्म करके बता दे कमेंट सेक्शन में, प्लीज बताइएगा। आई बिलीव बडिंग होना चाहिए आंसर, ताकि देखो बडिंग में ऐसा है कि दोनों पौधे आपके साइमल्टेनियसली एक ही पौधे में, ठीक है, दोनों टाइप के, फॉर एग्जांपल ये आपका, ये ये आपका सेब का एक पर्टिकुलर वैरायटी है, इसमें आपने दूसरी वैरायटी लगा दी, तो दोनों एक साथ ये दोनों वैरायटीज चल रही है, सो दिस इज योर बडिंग, राइट, दिस शुड बी योर बडिंग। नेक्स्ट चलते हैं। अगेन ये भी एक बेहतरीन क्वेश्चन है, और ये मैंने डाल के किया हुआ है, इतनी डेप्थ में आपको पढ़ने की जरूरत नहीं होती है किसी चीज को, हालांकि फिर वो पूछ भी रहे हैं, 2021 में भी उन्होंने पूछ लिया था, सेल स्ट्रक्चर से क्वेश्चन पूछा हुआ था, तो ऐसी चीजें वो पूछ भी रहे हैं सीएससी में। मैं ये पर्टिकुलरली नहीं कहूंगा कि हाँ आपको बेसिक साइंस इस तरीके से पढ़ने की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी ये मैंने लॉजिकल रीजनिंग के लिए क्वेश्चन डाला हुआ है यहाँ पे इस तरीके से कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, वेस्कुलर बंडल इन विच जाइलम और जो फ्लोएम है वो एक वेस्कुलर बंडल में होते हैं, ठीक है, मान लीजिए ये जाइलम है, ये फ्लोएम है, ये इनका एक वेस्कुलर बंडल होता है बिल्कुल पौधे के बीचों में, राइट? तो इनके बारे में कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है कि दीज आर कॉल्ड कॉन्जॉइंट वेस्कुलर बंडल्स, ठीक है, हो सकता है सही हो, हमें क्या पता, हो सकता है सही हो, ऐसे मान के चलो। दूसरा कि कैम्बियम मे बी प्रेजेंट इन सच वेस्कुलर बंडल्स, हमें नहीं पता भाई, मान लो हमें नहीं पता कैम्बियम क्या है, हो सकता है। अगला कि कॉन्जॉइंट वेस्कुलर बंडल्स आर ऑलवेज ऑफ क्लोज टाइप्स, ऑलवेज ऑफ क्लोज टाइप, भाई साहब हो सकता है कि कोई ऐसी प्लांट, ध्यान से सुनो मेरी बात, एग्जामिनर के पर्सपेक्टिव को कुछ इस तरीके से उसके कंफ्यूजन को भी कमी पढ़ लिया करो। मान लीजिए एग्जामिनर ने आज तक 10 लाख पौधे स्टडी किए हैं, मान लो एग्जामिनर ने 10 लाख पौधे स्टडी किए हुए हैं, उसमें उसने पाया कि कॉन्जॉइंट वेस्कुलर, मान लो उसने पाया कि कॉन्जॉइंट वेस्कुलर बंडल जो है वो हमेशा क्लोज टाइप के है, 10 लाख उसने पौधे स्टडी किए, लेकिन ये सारा कुछ स्टडी करने के बाद भाई साहब मान लो भगवान ने एक नया पौधा 10 लाख, एक पौधा, एकवां पौधा वो बना दिया जिसमें कॉन्जॉइंट वेस्कुलर बंडल नाम का कोई बंडल रहा होगा, और वो क्लोज टाइप का ना हो, वो ओपन टाइप का हो, मान लो। कंफ्यूजन में आ गया ना? दुनिया में क्या कोई ऐसी चीज हो सकती है यूनिवर्सल, है ना, कि जो लगभग बराबर ही हो, हर जगह एक जैसा हो? बहुत मुश्किल है, ठीक है। तो ये सब देख के आप जो है आंसर के करीब पहुंच सकते हैं, और आंसर एक्चुअल में है भी, 1 और 2 इसका आंसर है। कैम्बियम एक्चुअल में क्या होता है कि ये जो आपका बंडल है अंदर का, इसमें एक सेल की लेयर होती है बेसिकली, जो कि जैसे हम कहते हैं ना कि इंसानों में स्टेम सेल होती है, उसी तरीके की अनस्पेशलाइज्ड सेल ये प्रोवाइड करता है पौधे की ग्रोथ के लिए, अंदर ये लेयरिंग होती है, ठीक है। तो ये अनस्पेशलाइज्ड सेल होती है, और ये किसी दूसरी सेल में कन्वर्ट हो सकती है, ठीक है, तो ये पौधे की ग्रोथ में अपना रोल प्ले करती है, कैम्बियम की एक लेयर होती है। सो दिस इज बेसिकली योर आंसर टू दिस क्वेश्चन। आई होप ये सीरीज आपकी प्रिपरेशन में
थोड़ी बहुत, ठीक है, ये घास-फूस जो हम पढ़ रहे होते हैं, ये थोड़ी बहुत अंडरस्टैंडिंग आपको पैदा कर पा रही होगी या फिर थोड़ी बहुत हेल्प कर पा रही है। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए और पार्टिसिपेट करते रहिए कमेंट सेक्शन में भी। जिनको जॉइन करना है कोर्स, वो मुझे टेलीग्राम पे मैसेज कर सकते हैं, है ना? आप कभी भी जॉइन कर सकते हैं, आपको रिकॉर्डिंग भी अवेलेबल करवा दी जाएगी चीज़ों की, जो छोटी हुई क्लासेज़ होंगी। कल से तो वैसे भी शुरू हो ही रही है, 28 फ़ेब से शाम को एक सेशन है, 9 बजे आप जॉइन कर भी सकते हैं, ओरिएंटेशन सेशन है। आइए, मैं सबके लिए ये पहला सेशन ओपन रख दूँगा, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। तो आप जॉइन कर सकते हैं एंड टेक केयर, बाय बाय, एज़ ऑलवेज़ लव यू ऑल।